नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर बीए 4 सेमेस्टर और जिसमें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं भाई? आप कहोगे हिस्ट्री पढ़ रहे थे और यूनिट नंबर पहुँच चुके हैं 4 पर। इससे पहले मैंने 4 यूनिट आपकी डाल रखी हैं। अगर नहीं देखी हैं तो बिल्कुल उनको देख लेना, ठीक है? क्योंकि इसमें 1300 से 1400 क्वेश्चन है इसमें और आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें से। इसका मतलब प्रत्येक 13 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वीडियो आपके लिए 4 से 5 नंबर लेकर आएगी, ठीक है? 4 से 5 क्वेश्चन आपको प्रत्येक वीडियो में से देखने को मिलेंगे। तो हर वीडियो को बहुत बारीकी से आपको पढ़ना है, ठीक है? हर क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना है, रिपीट करना है। उसके लिए चाहे रोक कर रिपीट करो, चाहे कैसे भी करो, ठीक है? याद करना ही करना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। और जिस किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए, कोई भी 4 सेमेस्टर का कोई भी सब्जेक्ट चाहिए, सब कुछ मिलेगा। पीडीएफ हो चाहे आपको ऐप लिंक लेना है, सब कुछ आपको अवेलेबल है। कहाँ पर? हमारी साइट पर paperhacker.in पर, ठीक है? सब कुछ अवेलेबल है। जो चाहो वो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है? अब करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, सॉन्ग ऑफ जर्मनी के रचयिता कौन है? ये बुक है तो आप कर रहे हैं इसके रचयिता कौन मिल जाते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है? शांग ऑफ जर्मनी, ऐसे कहो शांग बना दी, है ना? शांग मतलब एक बात करते हैं, शांग पिलगा दी कहते हैं ना। तो शांग मतलब पिलगा दी। कैसे पिलगा दी? जैसे कि कॉफी की तरह, आपको कॉफ। तो ये हो जाएगा हेनरी कॉफमैन, आराम से याद हो जाएगा इस प्रकार से। तो आपको कि सांग ऑफ जर्मनी के रचयिता कौन है? हेनरिच कॉफमैन। तो कॉफी की तरह बिल्कुल सांग पिलगा दी, ठीक है? आराम से याद रहेगा। हिंटें थोड़ी बहुत तो याद करनी पड़ेंगी ऐसी आपके लिए, वरना याद रहेगा नहीं फिर, ठीक है? अगली बात करते हैं, ऑस्ट्रिया इटली की स्वतंत्रता का प्रमुख शत्रु है, ये कथन किसने कहा था? जो ऑस्ट्रिया था वो इटली का प्रमुख शत्रु था, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो था वो इटली को एकीकरण होने में बहुत दिक्कत कर रहा था, ठीक है? तो आपको कि ऑस्ट्रिया इटली की स्वतंत्रता का प्रमुख शत्रु था, ये किसने कहा है ये बताना है आपके लिए। तो ये किसने कहा है? आपको कि काबूर ने कहा है। किसने कहा है? काबूर। तो कह रहा है काबूर हो गया था, एक प्रकार से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया इटली के लिए क्या हो गया था? काबूर हो गया था, है ना? काफिर कहते हैं ना, काफिर हो गया था, तो काबिर हो गया था। इस प्रकार से यहाँ पर याद कर लो ऐसे। अगले बात करते हैं, जर्मनी इतना संकीर्ण है कि उसे प्रिसा और ऑस्ट्रिया दोनों नहीं रहते, ये किसका कथन है? जर्मनी इतना संकीर्ण है, संकीर्ण मतलब फैला हुआ है, बहुत विशाल फैला हुआ था जर्मनी, ठीक है? बात करते हैं, उसमें प्रिसा और ऑस्ट्रिया दोनों नहीं रह सकते, मतलब ऑस्ट्रिया और प्रिसा उस समय अलग भी हो चुके थे, ठीक है? उसके बाद में फिर जर्मनी में आए। तो आपको हो गया जर्मनी एक संकीर्ण है, इसमें संकीर्ण मतलब बहुत विस्तृत है, इसमें ना तो प्रिसा रह सकता है ना तो ऑस्ट्रेलिया। ये कथन किसका है ये बताना है। ये कथन कैसा आपको कि बिस्मार्क का है ना? बिस्मार्क मतलब ये कह सकते हैं कि 20 खंडों में डिवाइड हो गया। 20 माने 20, ऐसे याद कर लो, है ना? तो ऐसे आपको याद रहेगा ये वाला। अगले बात करते हैं, यहाँ रखा है, कार्बोनरी का ना तो कोई कार्यक्रम था और ना विश्वास और ना ही उसका उच्च विचार था, ये कथन किसका है? कार्बोनरी का ना तो कोई कार्यक्रम था, तो बताओ ये किसका हो जाता है? तो आपको कि जब कभी कार्बोनरी दिखाएंगे तो यहाँ पर फटा हुआ बा देखने को मिलेगा, तो फटा हुआ बा यहाँ पर देखना है। या ऐसे याद कर लो, कार बाउंड्री, है ना? कार बाउंड्री की बात करें तो कार यहाँ से कुछ छुप रही है, तो कार से हमने क्या बनाई? बाल्टी बनाई उससे, ठीक है? तो ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हो, वरना याद नहीं रहने वाला ये, ठीक है? अगली बात करते हैं, यहाँ रखा है, इटली की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इटली की आत्मा किसे कहा जाता है ये बताना है। तो इटली की जो आत्मा कहा जाता है वो मैजनी को कहा जाता है। कौन सी? मैजनी, है ना? मैजनी को इटली की आत्मा कहा जाता है। ऐसे याद कर लो, मैजनी, है ना? अगर बात करूं मैजनी, है ना? तो ऐसे याद करो, जिन्नी। यहाँ पर कोई जिन्नी है, क्या है? ये कोई जिन्नी है, और जिन्नी मतलब एक आत्मा ही तो होती है। तो आपको इटली की आत्मा क्या हो जाएगी? मैजिन्नी। आराम से याद हो गया ना? जिन्नी, जिन्नी कौन होता है? जिन्नी, है ना? जिन जिसे कहते हैं। अगली बात करते हैं, वो आत्मा ही होता है, तो ऐसे याद कर लोगे। बात करते हैं, बिस्मार्क युग कब तक माना जाता है? तो बिस्मार्क युग जो है वो बिस्मार्क, बिस माने भय, बिस का कोई भय नहीं है ना? सांप का कोई भय नहीं है, ऐसे याद करो। तो बिसों का युग मतलब सांपों का युग का, सांपों का जब युग ही है तो उसमें भय ही क्या होगा? तो नभ भय। तो नभ भय आपको ध्यान रखना है। तो आपको 1871 से लेकर 1890 आराम से आपको याद रहने वाला है। अगले बात कर लेते हैं, यहां दे रखा है तुम्हारा, ग्रीस के स्वतंत्रता संग्राम के समय तुर्क का शासक कौन था? तो ग्रीस मतलब यूनान की बात कर रहे हैं। ग्रीस के स्वतंत्रता संग्राम के समय तुर्की का शासक कौन था ये बताना है, ठीक है भाई? ग्रीस मतलब यूनान।
तो यूनान कैसे लिखेंगे फिर, ग्रीस को यूनान लिख दो फिर। तो यूनान में डबल बार ना आ रहा है, तो आपको कि दो बार ना आ रहा है तो द्वितीय होगा। तो सुल्तान महमूद द्वितीय, कौन था, सुल्तान महमूद द्वितीय। ठीक है, अगले बात करते हैं क्रीमिया के युद्ध का प्रारंभ हुआ था। जो क्रीमिया के युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। अब क्रीमिया में निकाल लो, क्रीम, क्रीम कहाँ लगाओगे, चपाती पर, 4-5, तो 4-5 उल्टा याद कर ले तो ऐसे याद रहेगा आपके लिए। ठीक है, वरना याद नहीं रहने वाला। तो क्रीमिया का युद्ध जो कब से प्रारंभ हुआ था, तो आप क्रीम लगाएंगे चपाती पर, तो आपको ये हो जाएगा 1854। ठीक है भाई, अगले बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, मैं कानून अथवा पाल्क कानूनों का उद्देश्य था। मैं कानून, कानून लिखो सीधे। ठीक है, कानून अथवा फाल्क कानूनों का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य जो हुआ करता था फाल्क कानून, यह कैथोलिक, जो कैथोलिक पादरी था उनका दमन करना था। क्या था, कैथोलिक पादरियों का दमन करना था यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, कैथोलिक पादरियों का दमन करना। अगले बात करते हैं बिस्मार्क के प्रभुत्व काल, बिस्मार्क के प्रभुत्व काल जो तुम्हारा 1870 से लेकर 1890 में फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समय देकाजे था, कौन था, देकाजे, है ना, देकाजे। तो देखा किसको देखा, आपको सांप को देखा, बिस को देखा। तो आप ऐसे याद कर लो, बिस्मार्क का प्रभुत्व काल, फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन था, देकाजे। ठीक है, ऐसे इसको याद कर सकते हो। अगले बात करते हैं, बिस्मार्क ने रूमानिया से संधि की थी। जो बिस्मार्क था उसने रूमानिया से संधि कब की थी, बताओ भाई, रूमानिया से संधि कब की थी। तो यहां देखेंगे 83, है ना, क्या है 83, तो यह हो जाएगा तुम्हारा 1883। क्या हो जाएगा, 1883 हो जाएगा। ठीक है, अगले बात करते हैं, विलियम केसर को प्रिसा का शासक बनाया गया था। जो विलियम केसर था इसको प्रिसा, प्रिसा का शासक बनाया गया था, बताओ कब बनाया गया था। तो विलियम केसर को, विलियम केसर को प्रिसा, ऐसे याद करो। अब विलियम से निकाल लो बिल, बिल होगा चूहा का बिल। अब प्रेसा, इसमें बहुत सारे लोग तो घुस नहीं सकते, एक ही आदमी घुसेगा एक बार में, तो आप कहोगे एक, तो ऐसे एक याद कर लेंगे। ठीक है, तो 1861, वरना याद नहीं होने वाला ये। ठीक है, कि विलियम केसर को प्रेसा का शासक कब बनाया गया था। तो बिल में कौन परेशान हो गया, एक ही बंदा घुस सकता है, दो नहीं घुसेंगे, तो एक याद रखना। तो ऐसे आप याद कर सकते हो 1861, वरना याद नहीं रहेगा ये वाला। अगले बात करते हैं, तरुण इटली का संस्थापक था। तरुण जो था वो इटली का संस्थापक था, कैसा था, बताओ भाई। तरुण इटली का, सॉरी, तरुण इटली का संस्थापक कौन था, ये पूछ रखा है सिंपली हमसे। तो वो था तुम्हारा मैजनी, कौन था, मैजनी था तरुण इटली का संस्थापक। ठीक है, अगले बात करते हैं, प्राइमेटो पुस्तक के लेखक कौन है। प्राइमेटो पुस्तक का लेखक कौन था, तो यह हो जाएगा तुम्हारा विंसेंजो गियोबर्ट। कौन था, विंसेंजो गियोबर्ट। ठीक है, अगले बात करते हैं, एसोसिएशन अग्रेरिया की स्थापना किसने की थी। एसोसिएशन अग्रेरिया की स्थापना किसने की थी, एसोसिएशन अग्रेरिया। तो ऐसे याद करो, एसोसिएशन अग्रेरिया मतलब अग्रे मतलब आगे चल रहा है कोई, तो आप कहोगे कैबूर, है ना, क्या हो जाएगा कैबूर, मतलब वो काबू में नहीं आएगा, जब आगे चलेगा तो काबू में नहीं आएगा। तो एसोसिएशन अग्रेरिया का संस्थापक कौन था, तो वो था कैबूर। अगले बात करते हैं, लाल कुर्ती से संबंधित है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाल कुर्ती कहाँ डाली, आपको के बाल्टी में धुलने के लिए, तो गैरीबाल्टी। ठीक है, लाल कुर्ती से संबंधित कौन था, तो आपको कि गैरीबाल्टी था। अगले बात करते हैं, राइन संघ में सम्मिलित राज्यों की संख्या कितनी थी। अब राइन की बात करेगा तो राइन में कितनी थी, 39 थी, सॉरी 39 थी, 39। ठीक है, कितनी थी, तो आपको कि बह थी 39 भाई, कितनी थी, 39 थी राइन में। अगले बात करते हैं, तुम्हारा कॉलबाद नियमों को पारित करने वाला व्यक्ति था। कार्लवाद को नियमों को, जो कार्लवाद थे उनके नियमों को कौन प्रतिवाद करने वाला था। नियम मतलब मैटर, और मैटर कहाँ मिलेगा, यहीं मिलेगा, मैटरनिक। तो कार्ल्सवाद नियमों का पालन बात करते हैं, पारित करने वाला कौन था, मैटर लीक करने वाला। ठीक है, ऐसे याद कर लो आप। अगले बात करते हैं, याद रखा है, ज्वेलबेरिन संघ का स्वरूप था। ज्वेलबेरिन संघ का स्वरूप था, ज्वेलबेरिन मतलब ज्वेलरी याद कर लो यहां से, और ज्वेलरी क्या करेगी, इकोनॉमी को संभालेगी। ठीक है, ऐसे इसको याद कर लो। अगले बात करते हैं, लोहा एवं बात करते हैं रक्त एवं लोह नीति का प्रतिपादन। अगर हम मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में कौन था, बलबन था। मुगल काल में कौन था, बलबन था। अब बलबन से आप बना लो, बा से बलबन और बा से बिस्मार्क आपका बन जाएगा, ऐसे याद हो जाएगा। आपको अगर रक्त एवं लोहा नीति का प्रतिपादन वैसे किसने किया था, बलबन ने किया था, अगर मुगल काल की बात करें।
और यहाँ पर किसने किया था, तो आपको कि बिस्मार्क ने किया था। बा से बलबन, बा से बिस्मार्क, ये मैंने ट्रिक बना दी आपकी ये। अगले बात करते हैं, जर्मनी के एकीकरण में रक्त एवं लौह नीति किसकी थी, तो अभी हमने देखा बिस्मार्क की थी, बा से बलबन, बा से बिस्मार्क। अगले बात करते हैं, सैडॉन के युद्ध में पराजित हुआ था। सैडॉन का युद्ध कब हुआ था, सैड है, बहुत बुरी बात है ना, सैड बात है, सैड बात है, छोड़ दो साले को, तो 1800 छोड़ तो आपको क्या 1866 में। तो सैडॉन का युद्ध कब हुआ था, ये ट्रिक है मेरी, है ना, 1866 में। सैड सैड बात है, खराब बात है, खराब बात है, छोड़ दो उस बात के लिए, छोड़ दो उस बात के लिए, 1866 में। तो सैडॉन का युद्ध कब हुआ था, 1866 में। आपको सैडॉन के युद्ध में पराजय किसकी हुई थी, फटाफट देखेंगे और बताएंगे आंसर, है ना। सैडॉन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, आपको कि फ्रांस की पराजय हुई थी, है ना। फ्रांस फंस गया था भाई, है ना। सैड आपको कि डॉन, डॉन फंस गया था, ठीक है, डॉन फंस गया था, ऐसे याद कर सकते हो। आपको कि वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने बिस्मार्क की क्षमताओं पर उसे रक्त और लोहा का व्यक्तित्व कहा था। ये कहा किसने था, ये बताना है ना। रक्त एवं लोहा का व्यक्तित्व किसने कहा था, तो ये कहा था तुम्हारे कौन से, क्रेनसॉ ने। किसने, क्रॉनसॉ ने, है ना, क्रेनसॉ भाई। शॉ आराम से हम देख सकते हो ना, शॉ ऐसे देखो, शॉ में हमें खून दिखा, ऐसे याद कर सकते हो। सॉ देखते हो ना, फिल्म देखते हो भाई, शो में हमें क्या दिखा, रक्त दिखा, तो ऐसे भी याद कर लो इसके लिए। बात करते हैं, ऑटो बोन बिस्मार्क द्वारा अर्जित सर्वोच्च उपाधि कौन सी थी, तो सर्वोच्च मतलब हाईनेस की होगी, तो हाई होगी भाई, तो आपको हिज सिरेनी हाईनेज की, ठीक है। अगली बात करते हैं, किस उपाधि में बिस्मार्क ने प्रिसा के प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था, किस अवधि में बिस्मार्क ने प्रिसा के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो परेशान हो गया भाई, वहां से हट, तो आप कहोगे 1862, 1800 हो गया यहाँ पर, 1862 से लेकर 1873 में इन्होंने किया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां देखा है, जर्मन राष्ट्रवाद के लिए प्रारंभिक रूप से कौन उत्तरदायी था, जो जर्मन में राष्ट्रवाद था उसके लिए कौन था, तो पहले, इससे पहले नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम आ चुका था, सॉरी, नेपोलियन बोनापार्ट, कल हम पढ़े ना, तो वही पढ़े थे हमने, नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम की सारी देन थी ये, कि जर्मन राष्ट्रवाद का यहां पर प्रारंभ हुआ, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट की। अगले बात करते हैं, यहां देखा है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो तो बहुत सारी चीजें आपको याद होंगी, तो निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये बताओ कौन सम्मिलित नहीं था। आपको इटली, विक्टर एमेनुअल प्रथम था, बिल्कुल सही, इटली का विक्टर एमेनुअल प्रथम था, बिल्कुल सही है। जर्मनी में विलियम प्रथम था, और ऑस्ट्रिया में कौन था, आपको फ्रेंजा ओसेफ था, मगर रूस में छोटे पिट नहीं था, ये गलत है बिल्कुल, ठीक है। अगले बात कर लेते हैं, यहां देखेंगे 1866 में किस साम्राज्य के संगठन के रूप में, देखो बात करते हैं, बवेरिया, सक्सेनी, हैनोवर तथा बुटेमबर्ग शामिल थे, तो ये किसमें शामिल थे, ये बताना है। तो मैंने कहा देखो, सक्सेना जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इंसान को परेशान करते हैं, है ना। तो आपको कि वकील लोग इंसान को परेशान करते हैं, तो परेशान मतलब प्रसा, ऐसे आप याद कर सकते हो इस, वरना और कुछ चारा नहीं है। और बात करते हैं, सूडान का युद्ध है, ठीक है। अगले बात करते हैं, इटली के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं था, तो बताओ इटली के एकीकरण में कौन उत्तरदायी नहीं था। इटली के एकीकरण में आपको नेपोलियन तृतीय था, वो उत्तरदायी नहीं था, ठीक है। बाकी आपकी गैरिबाल्टी भी था, बात करते हैं विक्टर एमेनुअल द्वितीय था, और कैबूर भी था। अगले बात करते हैं, निम्न में से किसको इटली में पितृ राष्ट्र के पिता की श्रेणी में नहीं माना गया है, तो किसको नहीं माना गया है, ये बताना है। तो आपको ये विक्टर एमेनुअल मैक्रोन को नहीं माना गया, ठीक है, विक्टर एमेनुअल प्रथम को नहीं माना गया है, ठीक है भाई। अगले बात कर लेते हैं, बाकी सबको माना गया है। यहां देखा है, इटली नामांकन के पूर्व इटली को किस नाम से जाना जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, युवा पशुओं की भूमि कहते थे इसके लिए, इसको क्या कहते थे, युवा पशुओं की भूमि कहा जाता था। अगले बात करते हैं, कौन सा क्षेत्र इटली के एकीकरण में सबसे अंतिम था, सबसे अंतिम। अब किसी को पीटते रहोगे तो पीछे ही पहुंच जाएगा बिल्कुल, तो आपको पिडमांड था, कौन था, पिडमांड। तो कौन सा क्षेत्र इटली के एकीकरण में सबसे अंतिम था, तो वह था पिडमांड। अगली बात करते हैं, मैजनी के पिता एक प्रसिद्ध थे, कौन थे, आपको चिकित्सक थे, मैजनी, है ना। जिन्नी, जिन्नी क्या कर देगा, जिन्नी चिकित्सक बन जाएगा। आपको जिन्नी कौन है, चिकित्सक है ना, मतलब इंसान को सुधारने वाला जिन, ऐसे याद कर लो। मैजनी के पिता प्रसिद्ध कौन थे, आपको चिकित्सक थे। अगली बात करते हैं, बिस्मार्क को प्रिसा का चांसलर नियुक्त किया गया था। बिस्मार्क जो था उसको प्रिसा का, अभी मैंने कहा ना वहां से हट, परेशान क्यों कर रहा है भाई, तो आपको 1862 में। अगले बात करते हैं, जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह नीति का प्रतिपादन था, तो आपको बिस्मार्क था।
वहां पर बलबन, यहां पर बिस्मार्क। अगले बात करते हैं सेडान का युद्ध कब हुआ था। कितनी देर से कह रहा हूं मैं, सेडान छोड़ छोड़, है ना, शैड बात है, खराब बात है, तो छोड़ दे उस बात के लिए। 1866 आपको कि सेडान का युद्ध कब हुआ था, 1866 में हुआ, फ्रांस हार गया था। अगले बात करते हैं सैडोवा के युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था। तो सैडोवा का युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था, तो सैडोवा है यहां पर, और ये सैडोवा, ठीक है। इसमें ऑस्ट्रिया परास्त हो गया था। कौन परास्त हो गया था, ऑस्ट्रिया यहां पर परास्त हो गया था, ठीक है, सैडोवा में। अगली बात करते हैं जर्मनी के प्रधानमंत्री को कहा जाता था। तो जर्मनी के प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता था। ये वेरी इंपोर्टेंट है, ये वेरी इंपोर्टेंट है। अगले बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण की सफलता का युग था। कौन सा था जर्मनी के एकीकरण की सफलता, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ये डेट आपको याद करनी ही करनी है। तो आपको कि 1815 से लेकर 1848 का काल जो था वो जर्मनी का एकीकरण का काल था। और इसी समय क्या होगा, अभी देखो पैदा होता है ना, देखते हैं। आपको कि फ्रैंकफर्ट को संसद को किसने अस्वीकार किया था। फ्रैंकफर्ट की संसद को किसने अस्वीकार किया था। तो फ्रैंकफर्ट की जो संसद थी उसको अस्वीकार किया था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने। किसने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। को चतुर्थ था, वो जानता था अभी इसके बारे में, इसलिए अस्वीकार कर दिया उसने। ऐसे याद कर लो, फ्रैंकफर्ट की संसद को किसने अस्वीकार किया था, तो आपको फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने। डायरेक्ट आंसर इसलिए लेता हूं क्योंकि बाकी आप कंफ्यूज ना हो। अगर 4 ऑप्शन पढ़ोगे तो 4 ऑप्शन में कंफ्यूज रहोगे, अगर सिर्फ सही ऑप्शन पढ़ोगे तो आंसर भी एग्जाम में सही ही लगाओगे, ठीक है। इसलिए ये एक्यूरेसी हो जाएगी आपकी, एक्यूरेसी सही आंसर लगाने की। अगर मैं चारों ऑप्शन पढ़ा के बताऊं तो आप कंफ्यूज होगे एग्जाम में। फिर अगर मैं डायरेक्टली बताऊंगा एक ऑप्शन तो आप कंफ्यूज नहीं होने वाले, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी कहां पर होगी, 100% क्वेश्चन के आंसर की ओर होगी। अगली बात करते हैं, राइन राज्य संघ का संस्थापक था। राइन राज्य संघ का संस्थापक कौन था, तो वह था तुम्हारा नेपोलियन प्रथम था। कौन था, नेपोलियन प्रथम। मैंने ऐसे बताया था, देखो राइन, राइन माने बारिश हो रही है, तो आप कहां रहोगे, किसी पोल के नीचे रहोगे। मैंने ऐसे याद किया है, तो आप भी ऐसे याद कर लो। राइन राज्य संघ का संस्थापक कौन था, नेपोलियन प्रथम था। कौन था, नेपोलियन प्रथम था। ग्रीस की स्वतंत्रता हेतु गठित गुप्त समितियों में सर्वप्रमुख कौन सी समिति थी। तो ग्रीस की स्वतंत्रता हेतु गठित गुप्त समितियों में सर्वप्रथम कौन सी समिति थी, यह बताना है आपको। तो वह थी मित्र समिति। कौन सी थी, मित्र समिति आपको देखने को मिलेगी। अगले बात करते हैं, देखा किस युद्ध को सामान्य रूप में 1866 को जर्मन गृह युद्ध कहा जाता है, तो वो था सैडोवा का युद्ध। कौन सा, सैडोवा का युद्ध था, ठीक है, ऑस्ट्रिया को हराया था। अगले बात करते हैं, मैं शरीर अथवा आत्मा से कैनोसा नहीं जाऊंगा, किसका कथन है। मैं शरीर एवं आत्मा से कहा नहीं जाऊंगा, कैनोसा नहीं जाऊंगा। यह कथन किसका है, तो आपको यह कथन बिस्मार्क का है। किसका है, बिस्मार्क का है। अगली बात करते हैं, ऐसे याद कर लो, बिस कहां फैल गया, शरीर में, ठीक है। तो मैं शरीर अथवा आत्मा से कैनोसा नहीं जाऊंगा, तो आपको बिस्मार्क। अगले बात करते हैं, पूर्वी समस्या वास्तव में किस देश की समस्या थी। तो पूर्वी समस्या वास्तव में किस देश की समस्या थी, तो ये इटली की समस्या थी। इसकी थी, इटली की समस्या। भाई पूरब से क्या निकलेगा, सूरज निकलेगा, तो लोग इटली बेचने जाएंगे, ऐसे इसको याद कर सकते हो। अगली बात करते हैं, रात में थोड़ी चले जाएंगे। अगर देखा है तुम्हारा क्रीमिया के युद्ध का मूल कारण चर्च चाबियों भिक्षुओं को देने का मामला था, किसका कथन है ये बताना है। किसका कथन है ये बताना है, तो आपको कि ये था थिये का कथन था। किसका, थिये का। तो क्रीमिया के युद्ध का मूल कारण चर्च चाबियां भिक्षुओं को देने का मामला था। तो चाबियां दे दी भाई, है ना, तो आपको के थिये का, है ना, थिये का, पूरा थिये का दे दिया, पूरा गुत्था दे दिया, है ना, तो ऐसे इसको याद कर लेंगे। आगे बात करते हैं, गैरीबाल्टी का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैंने कहा गैरीबाल्टी है तो नीचे देख ले, नी कहाँ मिलेगा, यहीं मिलेगा, नीस में। तो गैरीबाल्टी है तो नीचे देख ले, है ना, तो नीचे देख ले, उसका जन्म कहाँ मिलेगा, पहले ही मिलेगा, नीचे मिलेगा, तो आपको कि नीस आराम से याद रहेगा। अगले बात करते हैं, इटली का विभाजन किस वर्ष में हुआ था। इटली का विभाजन मैंने कहा ना, पहले ही मैंने इसीलिए पढ़ाया कि आप कहोगे ये 1815। मैंने कहा ना 1815 डेट याद रखना और 1848 डेट याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। तो इटली का विभाजन कब हो गया, आपको 1815 में हो गया था, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, यहां देखेंगे ऑटो बॉन बिस्मार्क का जन्म कहां हुआ था। ऑटो बॉन बिस्मार्क का जन्म कहां पर हुआ था। तो ऑटो बॉन बिस्मार्क का जन्म, देखो मैंने कहा ना एक का जन्म भी होगा, जन्म कब हुआ आपको 1815 में, देखो बिस्मार्क का जन्म हो गया। तो इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक है। देखो 3 चीजें याद हुई, एक तो इटली का विभाजन काल याद हो गया हमें 1815 से लेकर 1848 तक, ठीक है। इटली का विभाजन याद हो गया, 1815 में विभाजन हुआ।
फिर उसके बाद में क्या हुआ, ऑटो वॉन बिस्मार्क का जन्म भी याद हो गया, 1815 में हुआ। तो इतनी बात आपको 1815 से रिलेटेड करके याद करना है, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां रखा है कैबूर की मृत्यु कब हुई थी। कैबूर की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 8 कब्र, यहां पर कैबूर कर दो कब्र, कब्र कितनी होती है 6 फुट की। तो ऐसे आप इसको याद कर ले, ठीक है। बाकी आप याद करने की ट्रिक मुझसे बनी नहीं, जो बना दी मैंने बना। अगले बात करते हैं बिस्मार्क के पुत्र का नाम था, बिस्मार्क के पुत्र का नाम क्या था। तो बिस्मार्क के पुत्र का नाम था हर्बर्ट बिस्मार्क। कौन था, हर्बर्ट बिस्मार्क था। बिस्मार्क के पुत्र का नाम क्या था, डबल बार बा देख लेना, डबल बार बा मिल जाएगा, ठीक है। अगले बात करते हैं, यहां देखा है किस युद्ध में पराजय के बाद नेपोलियन के भाग्य का सूर्य सदैव के लिए अस्त हो गया। तो किसकी बात हो रही, नेपोलियन जो युद्ध हुआ था वाटरलू का, कब हुआ था 18 जून 1818 में, कल पढ़ा था हमने। तो ये कौन सा हुआ था, वाटरलू का युद्ध हुआ था 18 जून 1818 में, ठीक है। पढ़ा था ना, पढ़ा था, याद होगा आपके लिए। अगली बात करते हैं, यहां देखा है वियना कांग्रेस में जर्मनी के कितने राज्यों को मिलाकर एक ढीला संघ बनाया गया था। एक ढीला संघ, मैंने कहा 39, कौन से 39 राज्यों को मिलाकर एक ढीला संघ यहां पर बनाया गया था। अगली बात करते हैं, चार्ल्स एल्बर्ट शासक था। तो चार्ल्स एल्बर्ट था, वो कहां का शासक था, तो आपको ये सार्डिनिया पिडमांट का शासक था। पता, सार्डिनिया पिडमांट का ये शासक हुआ करता था चार्ल्स एल्बर्ट, ठीक है। अगली बात, इटली के एकीकरण की सफलता का इतिहास कब प्रारंभ हुआ। तो देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा इटली के एकीकरण की सफलता कब मिल गई, 1815 में अलग हुआ, विभाजन हुआ, सफलता कब मिल गई, आपको हो गया 1848 में। तो 3-4 बातें वहीं से याद होती रहेंगी आपके लिए। अगले बात करते हैं, फ्रांस और प्रसा के मध्य ये 1866 वाला होगा, 1866 वाला, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, पहले रुकना बंद, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1870 ही होगा यहाँ पर, 1870 ही होगा, ठीक है। अगर हमें 1866 दे तो ध्यान रखना, दो बातें आपको ध्यान रखना। 1866 जो हुआ था वो हुआ था सैडोवा का, कौन सा, सैड, सैड बात हो गई यार, सैड बात है ना, सैड मतलब छोड़ छोड़ दो, सैड बात है तो, है ना। और 1870 की बात करते हैं तो डॉन, जब डॉन आ जाएगा तो क्या हो जाएंगे लोग, 70 खड़े हो जाएंगे, मतलब 70, ऐसे याद कर लो 1870, 70 खड़े क्यों हो जाएंगे भाई, जब डॉन आ जाएगा तो। और छोड़ छोड़ तो सैड बात होगी, ठीक है। दोनों आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्योंकि फ्रांस और प्रसा के मध्य जो 1817 में युद्ध हुआ था, निर्णायक युद्ध हुआ था, वो कौन सा था, सैडान का युद्ध था। अगर सैडोवा का पूछ ले तो सैडोवा का हुआ था कब, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1866 में, ठीक है। इसकी बात आपको ध्यान रखना है। अगले बात करते हैं, सैडोन के युद्ध में प्रसा की सेना का कमांडर कौन था। सैडोन का युद्ध, डॉन, लोग 70 खड़े हो जाएंगे, है ना, 70, 1870। चलो, सैडोन के युद्ध में पिरसा की सेना का कमांडर कौन था। तो पिरसा की सेना का कमांडर कौन बन चुका था, तो आपको वो था फ्रेडरिक टी मैकमोहन। कौन था, पेट्रिस टी मैकमोहन यहां पर देखने को मिलेगा, ऐसे याद कर लो, मैकमोहन रेखा थी, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, यहां देखेंगे लौह प्रधानमंत्री के नाम से कौन जाना जाता है। लौह प्रधानमंत्री के नाम से बिस्मार्क को ही जाना जाता है। अगले बात करते हैं, विलियम प्रथम पिरसा का राजा बना। तो विलियम प्रथम था वो पिरसा का राजा कब बना था, बता। विलियम प्रथम जो था वो पिरसा का राजा कब बना था, बताएंगे। तो आपको कि विलियम प्रथम जो था वो पिरसा का राजा कब बना था, तो युद्ध हुआ था, कौन सा, बिल विलियम, बिल मैंने कहा ना एक साथ वाला वही, ठीक है। तो 1861, वहां से याद रहेगा ये आपको। यहां रखा है, फ्रैंकफर्ट की संसद में सदस्य थे, फ्रैंकफर्ट की संसद में सदस्य थे, तो कितने थे आपको, 600 सदस्य थे फ्रैंकफर्ट की संसद में, कितने थे, 600 सदस्य थे फ्रैंकफर्ट की संसद। अगले बात करते हैं, जर्मनी के एकीकरण में सर्वाधिक भूमिका थी। जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था उसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसकी रही थी, तो ये तो भाई किसकी रही थी भाई, नेपोलियन, नेपोलियन, नेपोलियन बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण में सर्वाधिक भूमिका रही थी, इसको होल्ड पर रखो, ठीक है। ये होल्ड पर रखो, ये आप लोग चेक करना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना, ठीक है, मुझे गलत लग रहा है यहाँ पर। अगले बढ़ते हैं, यहां देखा है तुम्हारा, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की सबसे ज्यादा रही थी, ठीक है। मगर यहाँ पर नेपोलियन दे रखा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेना आप लोग। अगले बात करते हैं, फ्रांस व पिरसा के युद्ध में पिरसा का सेनापति कौन था। फ्रांस एवं पिरसा के युद्ध में पिरसा का सेनापति कौन था,
आपको कि वो था बॉन मोल्टेक। कौन था? बॉन मोल्टेक। अगले बात करते हैं, पूर्वी समस्या वास्तव में किस देश की समस्या थी? तो पूरब में हमने कहा ना, जब तक पूरब से सूरज नहीं निकलेंगे इटली नहीं बिकेगी। आपको क्या ऑप्शन नंबर आ। ग्रीस ने तुर्की के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? ग्रीस ने तुर्की के मध्य जो विद्रोह था, विरुद्ध विद्रोह कब किया था? और ग्रीस ने तुर्की के मध्य कब किया था? तो आपको ये क्या था? 1821 में। ठीक है, चलो ऐसे याद कर लो। ग्रीस, हमें ग्रीस की बात कर रहा है, तुर्की की बात कर रहा है, ग्रीस है ना। ये क्या है ग्रीस भाई? तो ग्रीस है यूनान। ये क्या मतलब 21 क्या है? यूनान है। ऐसे याद कर लो इसके लिए। अगले बात करते हैं, देखा है कुलचुर कैंप। कुलचुर कैंप से संस्कृति के लिए संघर्ष शब्द का प्रयोग बिस्मार्क द्वारा विरोध में किया गया था। तो संस्कृति के लिए संघर्ष कहाँ हुआ था? पोप के खिलाफ किया था। तो आपको ये हुआ था तुम्हारा कैथोलिक चर्च के खिलाफ। ठीक है, आंसर रहेगा कैथोलिक चर्च। अगले बात करते हैं, देखा है जर्मन संसद का क्या नाम था? जर्मन संसद का नाम जो था वो था रिख स्टैम। कौन था? रिख स्टैग। ठीक है, जर्मन की संसद का नाम क्या था? आपको रिख स्टैग था। अगले बात करते हैं, किस आधुनिक राष्ट्र का अस्तित्व पवित्र रोमन साम्राज्य के निर्माण से लेकर 1870 तक सैकड़ों पृथक इकाइयों के संघ के रूप में था? तो वह कौन था? तो आपको पता है बिखरा हुआ कौन था? तो वह था इटली, बिखरा हुआ था। इसकी बात करते हैं, राइन राज्य संघ का संस्थापक कौन था? तो मैंने कहा ना राइन, राइन बारिश हो रही है तो कहाँ खड़े हो गए? पोल के नीचे। तो नेपोलियन प्रथम था। अगले बात करते हैं, इटली का एकीकरण कुल कितने चरणों में हुआ था? तो ईंट कैसी होती है? आपको के चारों तरफ की होती है, चौपड़ होती है, 4 हो जाएंगी। अगले बात करते हैं, 1905 में मैजनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैजनी का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। तो मैजनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जिन्नी, जिन्नी का जन्म होगा जिनेवा में। ठीक है, अगले बात करते हैं, मैजली के पिता कौन थे? तो आपको चिकित्सक थे, पहले ही पढ़ते आ रहे हैं हम। तो आपको इटली को भौगोलिक विभाजना मात्र कहकर किसने अपनी निंदा की थी? इटली को भौगोलिक अभिव्यंजना मात्र कहकर किसने अपनी निंदा की थी? तो इन्होंने मैटर लीक कर दिया था। तो आपको मैटर लीक हो गया तो उनकी निंदा हो गई। तो आपको मैटरनिक। आपको इटली को भौगोलिक अभिव्यंजना मात्र कहकर किसने निंदा की थी? तो आपको मैटरनिक ने। इटली के एकीकरण की सर्वप्रथम गुप्त समिति बनाई थी, इसका नाम क्या था? तो बात करते हैं, इटली की एकीकरण में सर्वप्रथम गुप्त गुप्त समिति बनाई गई, इसका नाम क्या था? तो आपको गुप्त। तो ये हो जाएगा कार्बोनारी। क्या थी? कार्बोनारी। ठीक है, अगली बात करते हैं, यहां रखा है नारियों को भेजा था, ऐसे याद कर लो, गुप्त गुप्त तरीके से, है ना। लोग नहीं गए थे, नारियां गई थी। अगले बात करते हैं, यूरोप का कौन सा प्रतिक्रियावादी नेता था जो जर्मनी और इटली एकीकरण का सबसे बड़ा दुश्मन था? बताओ। ये बंदा जैसी बात होती थी और मैटर लीक कर देता था तो वह था मैटरनिक। ठीक है, ये मैटर लीक कर देता। ठीक है, अगले बढ़ते हैं, इटली एकीकरण की समिति स्थापित की थी। इटली एकीकरण की जो समिति थी वो किसने स्थापित की थी? तो वे किसने की थी? आप कहोगे कार्बोनरी ने ही की थी, क्योंकि कार्बोनरी क्या थी? गुप्त संस्था थी। तो समिति कौन बनाएगी? गुप्त संस्था ही बनाएगी। अगले बात करते हैं, यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? बताएंगे सभी लोग। तो आपको कहोगे कार्बोनारी ने। ठीक है, नारी क्या है? यंग ही होगी, तो ऐसा कर लो कार्बोनारी ने। अगले बात करते हैं, गैरीबाल्टी का जन्म कहां पर हुआ था? गैरीबाल्टी का जन्म कब हुआ था? आपको 1807 में गैरीबाल्टी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगले बात कर लेते हैं, यहां रखा है तुम्हारा कैबूर पिडमांट का प्रधानमंत्री बना। कैबूर पिडमांट का प्रधानमंत्री कब बना था? जो कैबूर था वो कब बना था? आपको 1852 में पिडमांट का प्रधानमंत्री बना था। ठीक है, अगले बात करते हैं, कैबूर ने इटली की सेना किसके विरुद्ध भेजी? जो कैबूर था उसने इटली की सेना किसके विरुद्ध भेजी थी? तो आपको कैबूर ने रूस के विरुद्ध इटली की सेना भेजी थी, क्योंकि रूस यहां पर क्या करना चाहता था? आप कहोगे प्रसा और जो सर्बिया था उस पर अधिकार करना चाहता था रूस, और रूस के अस्तित्व में आ भी गए थे। ठीक है, इटली के एकीकरण की प्रमुख समस्या थी। इटली के एकीकरण में जो प्रमुख समस्या थी वो कौन थी? आप कहोगे वो थी विभिन्न राज्यों, विभिन्न छोटे राज्य बटे हुए थे, बहुत सारे राज्य थे। बात करते हैं, राजनीतिक दल भी थे और पोप के बारे में बहुत ज्यादा है।
आपको उपयुक्त सभी यहाँ पर सभी हो जाएगा। इटली के एकीकरण की प्रमुख समस्या थी। अगले बात करते हैं, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी, कौन सी थी? तो आपको वो थी ऑस्ट्रिया। कौन थी? ऑस्ट्रिया। यही दिक्कत कर रही थी। तो आपको इटली किस में लेके आए? ऑस्ट्रिया में, ट्रे में रख के लेके आए। तो ऐसे याद कर लो, ये ट्रे ही बहुत परेशान कर रही थी, है ना। तो अगले बात करते हैं, यहां देखा है किस नदी को पार करके रूस की सेना ने 1853 में तुर्की में प्रवेश किया था? तो वो थी प्रूथ नदी। कौन सी थी? प्रूथ नदी थी। रूस की सेना ने पार कर लिया था 1853 में प्रूथ नदी के लिए। अगले बात करते हैं, क्रीमिया के युद्ध को अवश्यंभावी बनाने में सबसे अधिक उत्तरदायी किसका था? तो किसका था आपको? कि वो था कैस रले का। किसका? कैस रले का। भैया कैस का होगा, पैसे का होगा। तो क्रीमिया के युद्ध में अश्वसंभावी बनाने का सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका था? कैस रले का था। अगले बात करते हैं, जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ था? जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो किस राज्य के नेतृत्व में हुआ था? तो वह हुआ था पिरसा। पिरसा इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं इसीलिए, ठीक है। अगले बात करते हैं, जर्मनी के एकीकरण के दौरान सैडान की लड़ाई। देखो सैडान, डॉन मतलब 1870 में, और सैडोवा की बात कर लेगा तो 1866 में। जर्मनी एकीकरण के दौरान सैडॉन की लड़ाई के पश्चात कौन सी संधि संपन्न हुई थी? बताएंगे कौन सी संधि हुई थी? तो आपको ये हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन सी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, ठीक है। अगले बात करते हैं, राजनीतिक एकीकरण से पहले जर्मनी के आर्थिक एकीकरण में किस व्यवस्था ने योगदान दिया था? राजनीतिक एकीकरण में पहले जर्मनी के आर्थिक एकीकरण में किस व्यवस्था ने योगदान दिया था? तो वह कौन थी? तो वह थी तुम्हारी जॉल वरीन। कौन थी? जॉल वरीन, ठीक है। अगले बात करते हैं, किस घटना के बाद बिस्मार्क ने कहा हमने दरार को एक कागज के टुकड़े से ढक दिया है? अब कागज के टुकड़े से दरार को क्यों क्यों ढका? क्योंकि इसमें गैस निकल रही थी। आपको गैस्टाइन समझौता। इस घटना के बाद बिस्मार्क ने कहा हमने दरार को एक कागज के टुकड़े से ढक दिया है? तो वो थी गैस्टॉन समझौता। गैस को ढक दिया कागज से, रुक थोड़ी आएगी। अगले बात कर, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित शाही राष्ट्रों में से कौन बाधक था? जर्मनी के एकीकरण में से निम्नलिखित शाही राष्ट्रों में कौन बाधक था? आपको पता है ऑस्ट्रिया ही थी। बात करते हैं, पिरसा की संधि पर पिरसा और किस देश के मध्य हस्ताक्षर हुए थे? तो पिरसा और किसके बीच हुए थे? आप कहोगे ऑस्ट्रिया के बीच हुए थे, क्योंकि इटली से दो अलग थे। इटली से कौन थे? पिरसा और ऑस्ट्रिया। यही दिक्कत कर रही थी। तो आप कहोगे प्राग, वरना एकीकरण बहुत पहले से ही हो जाता। तो प्राग की संधि पर पिरसा और किस देश के मध्य हस्ताक्षर हुए थे? तो प्राग पिरसा और किसके बीच? ऑस्ट्रिया के बीच हुए थे। अगले बात करते हैं, पिरसा का डेनमार्क के साथ युद्ध कब हुआ था? पिरसा का डेनमार्क के साथ युद्ध कब हुआ था? तो पिरसा का डेनमार्क के साथ हुआ था 1864 में। कब हुआ था? 1864 में। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैंने याद कराई दी आपके लिए। बात करते हैं, जर्मनी में राइन राइन राज संघ की स्थापना किसने की थी? राइन माने बारिश, पोल के नीचे रहो। तो आपको नेपोलियन। तो ये अपने थे 91 क्वेश्चन। इसको बहुत अच्छी प्रकार से मैंने एक्सप्लेन किया। कम से कम 80% मैंने आपको याद करा दिए। रह गए हैं सिर्फ ओनली कितने? 20%। 20% आप लोग याद कर लेंगे, मेरा मानना है, ठीक है। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें, जो कि एक एक पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। क्लियर नहीं होगा तब तक दिक्कत होगी, क्लियर हो जाएगा तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। पहली बार आप बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ें, दूसरी बार सरफरी निगाह कर लें, और तीसरी बार एक बार फिर अच्छी प्रकार से पढ़ लें, तो आपको सारा के सारा याद हो जाएगा। 3 बार रिपीट करो, हर चीज़ याद होगी। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाने वाला बाहर, ठीक है। तो 2-3 बार वीडियो को रिपीट किया करो एक ही बार में। लगातार रिपीट करोगे तभी आपको फंसेगा। आज कर दिया, कल पढ़ोगे नहीं याद होगा। लगातार आज संभाल के पढ़ा पहले मैंने, उसके बाद में जस्ट 15 मिनट के बाद रुका, उसके बाद में फिर रिपीट किया, तो बिल्कुल माइंड में फिक्स हो जाएगा आपके, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको स्टडीज अपनाना है याद करने की। तो ये अपने होते हैं 91 क्वेश्चन। मेरा मानना है कि वीडियो बहुत अच्छी आपको लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत सभी के लिए।